नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं आपके साथ आंचल कादियान। चलिए खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले खबर का रुख कर लेते हैं क्रिकेटर्स से जुड़ी हुई। चैंपियंस खुश नजर आ रही हैं और इस खबर को हर जगह पर प्रमुखता से दिखाया गया है। मुंबई में विश्व विजेता टीम इंडिया ने विक्ट्री परेड निकाली है। मरीन ड्राइव से लेकर के वानखेड़े स्टेडियम तक खिलाड़ियों ने ओपन बस में मार्च निकाला। इस दौरान मुंबई के मरीन ड्राइव पर नजारा देखने वाला था। भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आपको बता दें कि मरीन ड्राइव पर इतनी तादाद में लोग पहुंचे थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी, मात्र सिर ही सिर नजर आ रहे थे। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस तस्वीर से भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं, सिर्फ सिर नजर आ रहे हैं और लोगों के मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मरीन ड्राइव पर विश्व विजेताओं का स्वागत बेहद ही शानदार ढंग से किया गया है। लाखों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। सड़कों पर टीम इंडिया के स्वागत में खड़े भी नजर आए थे। फैंस के हाथे फैला करके टीम इंडिया का वेलकम किया। इसके अलावा आपको बता दें कि टीम इंडिया की ये विक्ट्री परेड लोगों की नारेबाजी से गूंज रही थी। टीम इंडिया खुली बस में सवार होकर के वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां पर हजारों की तादाद में फैंस पहले से ही इंतजार कर रहे थे दीपिका। और वानखेड़े स्टेडियम में भी बेहद ही खूबसूरत अंदाज में फैंस ने क्रिकेटर्स का स्वागत किया। देखिए तस्वीरें हम नहीं बोल रहे, जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं वहां भी जरा आप देखिए किस तरीके से लंबी लाइन आपको नजर आ जाएगी। ये जन सैलाब था, ये खुशी थी अपने टीम को जीतने की, जिताने की। जो चैंपियंस ने गौरवान्वित किया भारत को, ये उसकी झलक थी। देखिए हालांकि ये भी आपको बता दें किस तरीके से पूरा जन सैलाब जब उमड़ पड़ा और उस पल को कोई नहीं भूल पा रहा था। टीम विश्व विजेता जैसे उनके सामने थी, पहले से ही लोग घंटों लाइनों में खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि टीम के प्लेयर कब वहां से गुजरेंगे, कब उनका दीदार किया जा सकेगा। और देखिए हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस बीच चूंकि भीड़ अत्याधिक थी, बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है। कुछ लोगों की तबीयत जरूर खराब हुई है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जरा ये भी जान लीजिए आप, विश्व कप जीतने के लिए 5 दिन के बाद खिलाड़ी लौटे थे अपने देश। चूंकि बारबाडोस में जो मौसम था वो बड़ा खराब बना हुआ था और इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही टीम जीते वैसे ही इंडिया वापस आ जाए। इसके अलावा आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जो विजेता टीम है उनके तमाम खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की थी, उनका उत्साहवर्धन किया था। और शाम होते होते ये नज़ारा जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नज़ारा आम था। इसके बाद मुंबई में 125 करोड़ का चेक, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में दिया गया 125 करोड़ का चेक भी। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि स्टेडियम में ही बीसीसीआई की ओर से टीम को 125 करोड़ रुपए का चेक सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसके अलावा बता दें कि जो तस्वीरें देखने को मिली है, ना तो उन्हें देश भूल पाएगा ना ही विराट कोहली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली का बयान सामने आता है। विराट कोहली ने अपनी उत्सुकता जाहिर की, साथ ही बताया कि वो कितने एक्साइटेड है इस पल के लिए और ये पल वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। ना केवल विराट कोहली बल्कि अगर रोहित शर्मा का जिक्र किया जाए तो रोहित शर्मा की तरफ से कहा कि सालों तक हमने इंतजार किया है इस पल का। एक बार हम ये पल पहले भी महसूस कर सकते थे, लेकिन कुछ नंबरों से, कुछ आंकड़े से हम पीछे रह गए और हमें हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त हमने टीम इंडिया का हाल देखा था कि कितने बुरी तरीके से टीम इंडिया रोती हुई वापस इंडिया आई थी, लेकिन इस बार हंसती खेलती नजर आ रही है। और न केवल टीम इंडिया बल्कि पूरे भारत में हमने देखा कि कल का दिन बेहद ही खास था। खासतौर पर मुंबई से जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों का इंतजार सालों से किया जा रहा था। वे तस्वीरें काफी ज्यादा खास थी। वो तस्वीरें न केवल क्रिकेटर्स बल्कि पूरे देशवासी, खासतौर पर क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे इन तस्वीरों को। जो वहां पर क्रिकेट प्रेमी पहुंचे थे उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमने अपना काम जो है वो सारा पहले ही निपटा लिया है या फिर आगे आने वाले दिनों के लिए छोड़ दिया है। आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे, मैच खत्म हो चुका है, कब हमारे क्रिकेटर्स वापस आए, कब हमारे खिलाड़ी वापस आए और उनका शानदार स्वागत किया जाए। उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में फैंस पहुंचे थे। न केवल मुंबई के लोग वहां पर मौजूद थे बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे।
घंटों इंतजार किया जा रहा था। और देखिए सबसे खास बात आपको बता दें कि मुंबई में इन दिनों बारिश देखने को मिल रही है। कल भी मध्यम से तेज बारिश मुंबई में हो रही थी, वानखेड़े स्टेडियम के आसपास भी बारिश हो रही थी। इसके अलावा मरीन ड्राइव का जिक्र किया जाए तो वहां पर भी तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच भी फैंस इंतजार कर रहे थे। और ये बड़ी बात ये है कि एक लंबा इंतजार है। टीम इंडिया बहुत अरसे से फॉर्म में चल रही है, ये सब जानते हैं, लेकिन जैसे फाइनल मैच आया करता था टीम का उत्साह थोड़ा कम हो जाता था, या यूं कहते थे कि किस्मत या दिन उनका साथ नहीं देता था। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा लग रहा था, जब मुकाबला बहुत रोचक हो गया था, लग रहा था साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, लेकिन शायद दिन हमारा था और मेहनत हमारी थी। फिलहाल देखिए तब भी यदि हम वर्ल्ड कप का जिक्र करते हैं इससे पहले, तब भी टीम इंडिया अपने फॉर्म में चल रही थी। एक भी मैच टीम इंडिया तब भी नहीं हारी थी। टीम इंडिया इस बार भी T20 में एक भी मैच नहीं हारी। विक्ट्री परेड तो पहले भी निकाली जा चुकी है, लेकिन जो जन सैलाब आज इस बार उमड़ा हुआ देखा गया, वो शायद तस्वीरें देखना बहुत मुश्किल थी। और यही वजह थी कि यहाँ पर विराट कोहली और तमाम क्रिकेटर्स उत्साह से लबरेज थे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाथरस हादसे में 6 सेवादार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य आयोजक पर 1 लाख का इनाम है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ की वजह से तकरीबन 121 लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर हाई लेवल की पड़ताल जारी है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की थी। देखिए आपको बता दें कि पीड़ितों से तो मुलाकात की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि 6 सेवादार भी इसमें गिरफ्तार किए गए। तमाम अखबारों ने इस खबर को छापा है, जगह दी है, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो 6 सेवादार जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आयोजक जो है, मुख्य आयोजक, उस पर 1 लाख तक का इनाम घोषित किया गया है। देखिए मैं आपको खबर दिखा रही हूँ और आंचल भी आपको खबर पहुंचा रही है कि हादसे में, जो हाथरस हादसा हुआ था, उसमें 6 लोग कैसे गिरफ्तार किए गए थे। देखिए आपको बता दें गिरफ्तार सेवादारों में 2 महिलाएं शामिल हैं। 20 से अधिक लोग अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। बाबा को हादसे में आरोपित नहीं मान रही पुलिस। दोषी पाए जाने पर जुड़ेगा नाम, ऐसा पुलिस का कहना है। 200 से ज्यादा मोबाइल नंबर रडार पर हैं। कुछ नंबरों पर घटना के दिन बाबा ने बात की थी। सेवादारों ने भीड़ को धक्का देकर और घटना को दबाने, साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए थे। तो हादसे के बाद से बाबा को कई फोन गए थे, 4 फोन गए थे, जिसमें आपको बता दें कि बाबा अभी तक सामने नहीं आए हैं। और देखिए आपको बता दें कि 6 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो फरार है मुख्य सेवादार, मुख्य आयोजक जो है, उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। और इसके अलावा अगर आपको बड़ी अपडेट दे दें कि इनमें 2 महिलाएं भी हैं। जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि सेवादारों ने श्रद्धालुओं को भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया था, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। अगर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो अभी तक जो आंकड़ा सामने आया वो 121 लोगों का सामने आया, लेकिन सवाल अभी यही है कि क्या ये आंकड़ा सही है या गलत है। आंकड़े पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हाथरस में उनकी मौजूदगी इस वक्त देखी जा रही है कि वो हाथरस पहुंच चुके हैं, वहां पर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने। इससे पहले हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। अजय राय की तरफ से भी बयान सामने आया, अजय राय भी वहां पर पहुंचे थे। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। देखिए हादसा हो जाता है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, जांच के लिए एक टीम का गठन हो जाता है। टीम जांच के लिए टीम का गठन किया गया, वो टीम जांच कर रही है, पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उनसे पूछताछ हो रही है। कड़ी दर कड़ी को जोड़ करके मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कड़ियों को सुलझाया जा सके। लेकिन इन सबके पीछे सवाल यही उठता है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा है, जिसने इतनी भीड़ जुटाई, 50,000 लोगों की व्यवस्था थी, मात्र 2.5 लाख आपने उस जगह जुटा लिए। कैसे जुटा लिए? जिला प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए ये तमाम बातें आगे भी ध्यान रखने वाली हैं कि किस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम पहली मर्तबा नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं
पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन उन तमाम घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता और इसमें बलि जो चढ़ती है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता, आम जनता ही चढ़ती है। अभी तक जो बाबा हैं वो सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि जो एसआईटी का गठन किया गया है किस तरीके से वो जांच करती है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आपको हमको ये सोचना होगा, विश्वास और अंधविश्वास में एक महीन सी लाइन होती है, एक बारीक सी लाइन होती है, उसमें फर्क करना आपको जानना चाहिए, आपको आना चाहिए, जिससे फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आप और हम ऐसे हादसों का शिकार ना हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जो 121 शवों वहां पर बरामद हुए, उनमें से 21 आगरा में भेजे गए थे, 27 एटा, 34 हाथरस और 38 शव जो है उन्हें अलीगढ़ में भेजा गया था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। असल मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है सरकार, अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाथरस में भगदड़ कोई साजिश नहीं थी। हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साजिश वाले बयान पर ही अब अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता है। असली मुद्दे से सरकार ध्यान हटाना चाहती है, किंतु वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बेतुका बयान भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे थे, उसे लेकर के जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच रहे हैं, मुआवजे का, राहत राशि का ऐलान कर दिया है, टीम का गठन कर दिया है, तब अखिलेश यादव ने कहा कि अब टीम का गठन होने से क्या। अब अखिलेश यादव की तरफ से इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर अब सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, उससे भी क्या फायदा होगा। घटना तो घट चुकी है ना, जिनके परिवार वाले जाने थे वो जा चुके हैं, जिन्होंने दम तोड़ना था वो दम तोड़ चुके हैं। अब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचने का क्या मतलब है, क्या फायदा है। देखिए क्या फायदा है, इस लाइन का, इन शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने अपने बयान में किया, जिसके बाद सवाल भी कई सारे उठे थे। देखिए ये भी कहा है कि हाथरस में भगदड़ कोई साजिश नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा है उसे ध्यान हटाना चाहती है सरकार। देखिए इस तरह के कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहे, प्रदेश में जगह जगह ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। कई बार आयोजकों को भी पता नहीं होता, कई बार आयोजकों को पता नहीं होता कितने लोग इसमें शामिल होंगे और कितने लोग शामिल हो पाएंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हाथरस में यदि लोगों को समय पर उपचार मिलता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर भी उन्होंने हमला बोला, कहा कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आजकल इसी काम में दिन रात लगे हैं। यही वजह है कि विभाग की ओर कोई ध्यान ब्रजेश पाठक भी नहीं दे रहे हैं, तो अपनी राजनीतिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। पता नहीं कि वह कौन सा राजनीतिक विटामिन चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं। देखिए आपको ये भी बता दें, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई में पिस रहा है प्रदेश, ये अजय राय ने कहा। तो भाजपा प्रदेश पर तीखा हमला अजय राय ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जिसमें कहा कि मुख्यमंत्री योगी ब्रजेश पाठक के बीच खींचतान का गंभीर आरोप लगाया कि एक तरफ एक को प्रदेश की ओर कोई ख्याल नहीं है, एक को विभाग की ओर कोई ख्याल नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग यदि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता तो जो लोग घायल हुए हैं उनका समय पर इलाज किया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। ये अखिलेश यादव का अजय राय का आरोप है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नीट यूजी रद्द होने से रोकने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं 56 सफल छात्र। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। गुजरात के नीट यूजी छात्र कर चुके हैं 56 छात्रों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आखिरकार खटखटाया। छात्रों ने शीर्ष कोर्ट से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। तो देखिए आपको बता दें कि याचिका दायर करने वाले कई छात्र जो है फास्ट
देखिए, याचिका दायर करने वालों में कई छात्र फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र शिक्षा मंत्रालय को नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक में शामिल छात्रों अन्य लोगों की जांच करने के साथ ही उनकी पहचान करने की मांग की। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग भी की गई। सिद्धार्थ कोमल सिंगला 55 अन्य छात्रों ने नई याचिका वकील देवेंद्र सिंह के जरिए दायर की। तो देखिए, खबर हम दिखा रहे हैं, अमर उजाला ने भी बड़ी ही प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा है। नीट यूजी रद्द होने से रोकने के लिए शीर्ष कोर्ट पहुंचे हैं 56 सफल छात्र और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान 56 सफल नीट यूजी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर के केंद्र एवं एनटीए को विवादग्रस्त परीक्षा रद्द करने से रोकने के निर्देश देने की मांग की है। इनसे कई अभ्यर्थियों को प्रथम स्थान मिला है। नई याचिकाएं सिद्धार्थ कोमल सिंगला और 55 अन्य छात्राओं ने वकील देवेंद्र सिंह के माध्यम से दायर किए। याचिका में इसके साथ कई बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि सबसे पहले जिक्र ये किया गया कि दोबारा परीक्षा कराना न सिर्फ ईमानदार और मेहनती छात्रों के लिए अनुचित और कठोर होगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि शिक्षा के अधिकार व संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होगा, ये छात्रों की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि याचिका में केंद्र एवं एनटीए को अनुचित साधन अपनाने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें दंडित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। देखिए, इन छात्रों का कहना यह है कि जिस तरीके से मसला पूरे देश भर में उठा है, याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है कि जो दंडित है उन छात्रों की पहचान की जाए, उन्हें दंड दिया जाए। पेपर लीक ना, जिस तरीके से पेपर को रद्द करने की मांग उठ रही है उसे रद्द ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मेहनती बच्चों के भविष्य का भी यही सवाल एक है। बड़ी वजह भी थी आंचल कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि काउंसिल अपने तय वक्त पर ही की जाएगी, क्योंकि मेहनत बच्चों ने की है। हाँ, आप उन लोगों के एग्जाम यानी उन छात्रों के अभ्यर्थियों के एग्जाम करवाइए जिनको ग्रेस मार्क्स से पास किया गया था, यानी उनको ग्रेस मार्क्स दिखाया था। 1500 उनकी संख्या थी, उनके भी एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर यदि इस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान छात्रों का होता है, ये बखूबी सभी जानते हैं। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि साफ तौर पर पेपर लीक से बचाव के लिए देश की शिक्षा प्रणाली में भी एक खासा बदलाव देखने को महसूस किया गया। अब कोशिश यही की जाएगी कि इस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आगे फ्यूचर में न आए। चलिए ठीक है, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन को पीएम की 2 टूक बात कही गई है, जिसमें कि संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान का भी जरूरी है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की विस्तारित बैठक में मोदी का ये संबोधन पढ़कर सुनाया गया। अस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के इस भाषण को पढ़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा, मेक इन इंडिया पहल वैश्विक वृद्धि के इंजन को रफ्तार देने के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर सकती है। उन्होंने विविध, विश्वसनीय और जुझारू आपूर्ति श्रृंखला के सृजन पर भी जोर दिया। बिल्कुल, और इसी के साथ सीमा पार आतंकवाद निर्णायक जवाब देना जरूरी है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा कि कई देशों के ऐसे अनुभव है जो हमारी सीमाओं से परे उत्पन्न होते हैं। अगर इन्हें अनियंत्रित छोड़ेंगे तो ये क्षेत्रीय व वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए इन्हें जवाब देना भी जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर श्वेत पत्र की मांग की है। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीरों को मुआवजा देने के विवाद के बीच कांग्रेस ने गुरुवार को सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि देश को जमीनी हालात जानने के लिए श्वेत पत्र का जारी होना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि लुधियाना के अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को केंद्र से सिर्फ 48 लाख रुपए मिले हैं, जबकि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा एक निजी बैंक से 50 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में उन्हें मिले हैं। उनकी ये टिप्पणी सेना की तरफ से स्पष्टीकरण के बाद सामने आई है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सिंह के
परिजनों को बकाया राशि यानी कि 98.39 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके, इस बात का उन्होंने जिक्र किया, जबकि जो कुल राशि है वो करीब करीब 1,65 करोड़ रुपए होगी। देखिए, कांग्रेस demands a white paper on the Agnipath scheme amid and controversy over the comprehension to the Agniveers who died in the line of the duty. कांग्रेस on the Thursday। देखिए, श्वेत पत्र का जो जिक्र किया जा रहा है, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। श्वेत पत्र का मतलब यही कि अग्निवीर योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाए। इस योजना से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तमाम बातें सरकार बताए, ऐसा साफ तौर पर कांग्रेस का अब कहना है। श्वेत पत्र के जरिए यथा स्थिति जो है वह सरकार स्पष्ट करे विपक्ष के सामने भी। बिल्कुल, और देखिए ये खबर नवभारत टाइम्स ने भी छापी है, जो कि हम दिखा रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने भी इसमें लिखा है कि कांग्रेस की मांग है कि अग्निवीर पर श्वेत पत्र लाया जाए, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि सेनाओं पर राजनीति ना हो। यहाँ पर दोनों के बीच अब घमासान मचा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि अग्निवीर और सैनिकों की सेवा शर्तों में दरअसल बात अंतर क्या है, जिसे लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या फर्क है अग्निवीर और रेगुलर सैनिकों के बीच? सेना में जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है तभी से सारी भर्ती अग्निवीर की हो रही है। यहाँ 4 साल के लिए सेवा दी जाती है, जबकि जो सैनिक है उनकी जो सेवा है वो काफी लंबे वक्त तक रहती है। इसके अलावा अग्निवीर के परिवार को क्या मिलेगा, ये भी सवाल लगातार उठता रहा है। तो अग्निवीर की सेवा शर्तों के मुताबिक उनके परिवार वालों को 48 लाख रुपए अग्निवीर द्वारा जमा सेवा निधि 30% का मुआवजा जो है वो भी उन्हें मिलेगा। इतना ही अमाउंट सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। देखिए, अब कई बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्यों कह सकते राहुल गांधी इस बात को, इस योजना के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी ने बनाया सीमेंट रेत का मसाला, दीवार की चिनाई भी की। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए खबर आपको बता रहे हैं जिसमें किस तरीके से जगह दी है। और गुरुवार को दिल्ली की जीटीबी नगर में दैनिक मजदूरों के बीच राहुल गांधी पहुंचे। यहां सिर्फ उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि उनके साथ काम तक किया। राहुल गांधी ने खुद सीमेंट बालू का मसाला बनाकर प्लास्टर करते भी वो नजर आए हैं। देखिए तस्वीरें जो हैं बेहद खास भी हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है जब राहुल गांधी का ये अंदाज आप देख पा रहे होंगे। राहुल गांधी अक्सर इस अंदाज में अब नजर आते हैं जब लोगों की वो मदद करते नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की न्याय जोड़ो या फिर भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब भी राहुल गांधी तमाम लोगों से मिले थे, उनके साथ काम करवाया था, हाथ बटाया था। कुछ यही तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोदी से मुलाकात की है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय धन भी मांगा है। इतना ही नहीं, कई आपको इसी के साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कई नेताओं से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। मुलाकात खास रही है। विभाजन के बाद राज्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से 7 सूत्री विकास एजेंडे के लिए समर्थन भी मांगा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राज्य के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख ने भी 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उसके सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। आपको बता दें कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है बल्कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात का समय वो करीब 45 मिनट का बताया जा रहा है। उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होती है, नितिन गडकरी से भी मुलाकात काफी लंबे वक्त तक होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के नक्शे को लेकर के चर्चाएं होती है, जो कि तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है नितिन गडकरी से जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में आंध्र प्रदेश की कनेक्टिविटी को लेकर के चर्चा की गई है कि आंध्र प्रदेश का विकास अब जरूरी है, इसके लिए कनेक्टिविटी होना जरूरी है। किसी भी राज्य का देखिए अगर विकास करवाना है तो उसके लिए एक दूसरे राज्य से कनेक्ट होना, जिला दर जिला कनेक्ट होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जो आवाजाही है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। तमाम इसके अलावा 7 सूत्री मांगे बताई जा रही है जो कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से रखी गई है। इन मांगों पर प्रकाश डाला गया है कि ये मांग जल्द से जल्द हमारी मांगी जाए। देखिए 20 मिनट की मुलाकात में एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वह चंद्रबाबू नायडू ने सौंपी है। बजट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश को
और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, इसीलिए जो बजट में थोड़ा सा प्रावधान किया जाए, थोड़ी सी जो राशि है वो आंध्र प्रदेश के लिए बढ़ाई जाना लाजमी है। इस बीच आप देखिए, आंध्र प्रदेश की हम बात करें, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया जाए तो बहुत शानदार तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने इस बार लोकसभा चुनावों में अपना विजय पताका लहराया, और यही बड़ी वजह है कि प्रमुख दल जो है एनडीए का, उसमें से एक चंद्रबाबू नायडू का दल भी आता है। और यही एक बड़ी वजह है कि चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल भी गुरेज नहीं करने वाले हैं कि आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ा जाए। जाहिर सी बात है, चाहे वो बिहार हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर दोनों ही पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर लीजिए, नीतीश कुमार का जिक्र कर लीजिए, ये सभी चाहेंगे कि उनके प्रदेश को और भी रफ्तार मिले और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र उनका सहयोग करती नजर आए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पद छोड़ने के 5 महीने के बाद सोरेन फिर बन गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। सभी अखबारों ने इस खबर को जगह दी। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडियन अलायंस की सरकार बनी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम हेमंत सोरेन को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान इंडिया अलायंस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत परिवार और गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। देखिए, इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने जगह दी है। किस तरीके से एक बार फिर से सीएम बन के उभरे हेमंत सोरेन। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दें कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। हाल ही में रांची हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिले, जमानत पर बाहर आए, और आते ही ये सवाल जेएमएम में साथ ही साथ झारखंड की सियासत में उठ रहा था कि क्या अब एक बार फिर से जेल से जब बाहर आ चुके हैं तो हेमंत सोरेन क्या झारखंड की कमान फिर संभालेंगे। यही सवाल हर तरफ गूंज रहा था, और सवाल पर विराम खुद हेमंत सोरेन ने लगाया और कहा कि नहीं, चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हम झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहा था कि विधानसभा चुनाव में सरकार का, पार्टी का नेतृत्व करेगा कौन। तो चंपाई सोरेन का नाम ही हेमंत सोरेन ने सामने रखा कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर अचानक से परसों चंपाई सोरेन इस्तीफा दे देते हैं और कल हेमंत सोरेन यहां पर सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। 152 दिन तक चंपाई सोरेन ने जिम्मेदारी संभाली, सरकार को चलाया, पार्टी को संभाला, और तमाम कदम इस वक्त उन्होंने उठाए। इन 152 दिन में पार्टी को बड़ी ही अच्छे ढंग से उन्होंने चलाया। उनके कामकाज को लेकर के कोई सवाल ना तो जेएमएम ने उठाया, ना ही जनता की तरफ से उठाए गए, बल्कि कहा गया कि चंपाई सोरेन ने बखूबी, जिस तरीके से वो उम्रदराज नेता है, उसको देखते हुए उन्होंने काफी अच्छे ढंग से पार्टी को चलाने का काम किया। अब ऐसे में जिस तरीके से अचानक से वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर एक बार से तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं हेमंत सोरेन, इसे लेकर के सवाल ये उठ रहे कि कहीं आगे आने वाले वक्त में या फिर विधानसभा चुनाव के नजदीक क्या जेएमएम में छूट फूट देखने को मिल सकती है, यानी कि टूट फूट देखने को मिल सकती है। इस तरीके के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। 9 जुलाई को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपों पर आदेश। इस खबर को सभी अखबारों ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ छापा है। दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को 2 पूरक आरोप पत्रों पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश भी सुनाएगी, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। ईडी ने ये आरोप पत्र दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित धन संशोधन मामले में दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वो 7वें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बारे में आदेश सुनाएंगी, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ मामले में 2 अन्य आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर को भी आरोपी बनाने वाले 8वें पूरक आरोप पत्र पर भी संज्ञान लेने के बारे में आदेश सुनाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट जो है हम दिल्ली के लिहाज से आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आज सुनवाई होती है और कई चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। आरोप पत्रों को लेकर के चर्चा होगी। 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ मामले में 2 अन्य आरोपी भी हैं, विनोद चौहान और आशीष माथुर को भी आरोपी बनाने वाले 8वें पूरक 8वें पत्र पर भी संज्ञान लेने के बारे में आदेश सुनाया जाएगा। तो देखिए, ये दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से सभी अखबारों में बड़ी ही प्रमुखता के साथ बिल्कुल। खबरों को देखिए, इस छापा है। खबर को ऐसे भी समझ लीजिए आप
पहले भी ईडी ये बोल चुकी थी कि इसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या फिर इक्का दुक्का पॉलिटिशियन शामिल हैं, बल्कि आपको बता दें कि ईडी ने पहले ही कहा था कि कुएं में ही भांग मिली हुई है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही इसमें दोषी है। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सेना प्रमुख ने जम्मू में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। हिंदू ने इस खबर को भी जगह दी। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे दिन एक उच्च स्तरीय संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक में क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा गतिशीलता पर चर्चा की। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि नगरोटा में जनरल द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तरी कमान, व्हाइट नाइट कोर, चिनार कोर और राइजिंग स्टार कोर की शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया। सेना प्रमुख को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों, केंद्र शासित प्रदेश के सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों ने भी जानकारी दी थी। तो देखिए, समीक्षा यहाँ पर की जाती है सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल हाल ही में जम्मू से कई ऐसे मामले सामने आए, आतंकी घटनाएं सामने आई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उस लिहाज से भी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए समय समय पर समीक्षा बैठक की जाती है। जाना जाता है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात कैसे बने हुए हैं। अगर कहीं पर संवेदनशील कुछ मामले नजर आते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा बहुत जरूरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में बैक टू बैक आतंकी घटनाएं हुई थी और इसको लेकर खुद यहाँ पर अमित शाह बेहद सक्रिय थे। अमित शाह खुद गए थे वहाँ पर, मौजूदा स्थिति का जायजा लिया था। और इस परिवेश में जो कि अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र आंचल ने किया, सभी को पता है अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो यहाँ पर समय समय पर इस तरह की जो चौकसी है वो बेहद लाजमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शहरों में बेहतर पार्किंग के लिए तैयार करें नियमावली। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि शहरों में जो क्षेत्र है वहां पर आम लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या है। जल्द से जल्द उस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए, एक प्लान तैयार किया जाए ताकि निजात मिल सके। बेहतर पार्किंग व्यवस्था के लिए सरकार जो है वो नियमावली बनाने जा रही है। इसमें तय स्थान से इधर उधर वाहन खड़ा करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को नगर विकास विभाग को शहर पार्किंगों की जरूरत का अध्ययन करके एक नियमावली तैयार करने के लिए कहा है, जिससे कि क्या होगा, जो वाहन इधर उधर खड़े रहते हैं और लोगों के सामने खासा दिक्कतें जो आती है, उन दिक्कतों से लोग बच जाएंगे और अपने अपने स्थान पर वाहन खड़े करेंगे और जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में आपने अभी मौजूदा स्थिति देखी होगी, 15 दिन के अंदर 11 जो कह सकते हैं ब्रिज थे भर भरा कर गिर गए। एक दिन में 5 ब्रिज गिरे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 50 वर्ष पुराने सेतुओं की जांच की जाएगी। असुरक्षित पाए जाने पर यातायात होगा बंद। तो ये भी कहा गया कि देखिए 156 मार्गों को 2 लेन मार्गों में परिवर्तित करने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। 143 मार्गों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हो रही थी और उसमें यह कहा कि कम से कम 50% सड़कों का निर्माण इसी तकनीक से किया जाएगा, यानी कि फुल डेप्थ रेक्लेमेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि दुर्घटनाएं कम से कम हो सके। इसके अलावा आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता को मिलकर शासन प्रशासन के साथ भी काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वाहन का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा मुंह बाएं खड़ी होती है प्रदेश में, और इसी तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश तमाम अधिकारियों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों के तबादले पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रातों रात तबादले करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के अनिवार्य तबादले के आदेश पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही पूरी तबादला प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच करने, किसी अफसर के शिक्षकों से रिश्वत लेने में शामिल होने पर उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई।
तो देखिए आपको बता दें कि जो आतिशी ने है 5000 शिक्षकों के तबादले को लेकर के दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने और शिक्षा निदेशालय आमने सामने अब नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिए हैं कि वे 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश तत्काल वापस ले, जो उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने 11 जून को एक आदेश में कहा था कि एक ही विद्यालय में लगातार 10 वर्ष पूरे कर चुके सभी शिक्षकों को अब आपसी सहमति या सामान्य रूप से अधिकतम संख्या में विद्यालयों का चयन करने पर तबादले के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने 1 जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल दे दिए हैं या फिर उससे अधिक समय दे दिया। ये जो कारण है ये उचित नहीं है, ये आतिशी की तरफ से कहा गया था। फिलहाल आतिशी और शिक्षा विभाग जो है वो आमने सामने नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हरिद्वार से निकलने वाला हर घंटे मिलेगा अलर्ट, यानी कि जो भी हरिद्वार से निकलेगा हर घंटे उसको अलर्ट किया जाएगा। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। देखिए आपको याद होगा कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है और इसकी तमाम तैयारियां अभी से ही कर ली जा रही हैं और इसी को ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए आपको बता दें कि बरेली में यात्रा के दौरान होने वाले रोडवेज बसों के डायवर्जन पर अभी से ही काम शुरू कर दिया गया है। सावन महीने में हर सप्ताह 3 दिन बसों का संचालन परिवर्तित मार्गों से किया जाएगा। रोडवेज के अधिकारी वैकल्पिक मार्ग जो है वो चिन्हित कर दिए गए हैं, वहां से निकाले जाएंगे। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। सावन का पहला सोमवार जो है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 22 जुलाई को पहला सोमवार है और उसी दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। अंतिम जो सोमवार है यानी कि जो 5वां सोमवार है वो 19 अगस्त को होगा। बरेली होते हुए बदायूं, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, हरिद्वार, सहारनपुर व गढ़ मुक्तेश्वर प्रमुख कांवड़ यात्रा के मार्ग है। इन मार्ग से इन जिलों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। बता दें कि पुलिस ने यात्रा के मुख्य रूट भी तय किए हुए हैं। देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था बहुत माकूल रखी गई है, क्योंकि हरिद्वार से ही तमाम जो कांवड़िए आते हैं जल को भरते हैं और अपने अपने कह सकते हैं गांव शहरों में लेके जाते हैं। वहां पर मौजूद जो भी शिवजी की शिवलिंग होता है वहां पर जल को अर्पित किया जाता है। देखिए 21 जुलाई की रात 11 बजे से लेकर 5 अगस्त तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस और दिल्ली मेरठ हाईवे पर मुजफ्फरनगर गंगा बैराज की ओर जाने वाले वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। 25 जुलाई रात से इन मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू होगी। 27 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ हाईवे पर हरिद्वार मुजफ्फरनगर से आने वाले हल्के वाहन बंद कर दिए जाएंगे। 29 जुलाई की रात से 4 अगस्त तक एक्सप्रेस वे, हाईवे, कांवड़ पटरी मार्ग और शहर के अंदर दिल्ली रोड पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। और इसी को लेकर ये डेट अभी से दे दी गई है कि इन तिथियों का आप ख्याल रखें और कहीं ना कहीं आप जाम में न फंसे, ये सरकार की मंशा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर एक्ट में अफजाल की सजा रद्द होगी या फिर बढ़ेगी, आदेश फिलहाल सुरक्षित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील व दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षित याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है। अफजाल अंसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, अजय श्रीवास्तव, DS मिश्रा, इनके अलावा अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि अभियोजना पक्ष के गैंग चार्ट में कई सदस्य शामिल है, लेकिन कार्यवाही केवल 3 लोगों के खिलाफ ही की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बाढ़ प्रभावित असम में मृतकों की संख्या 52 पहुंच गई है। पूर्वोत्तर में बारिश का दौर लगातार जारी है। असम में गुरुवार को बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे कि इस साल बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राज्य में मरने वालों की संख्या 52 है। ब्रह्मपुत्र और बराक सहित अधिकांश प्रमुख नदियां अभी भी गंभीर स्तर पर हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एकत्रित किए गए जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग 29 जिलों में 1.62 मिलियन से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। उनमें से 3061 यानी कि 361,000 लोग
विस्थापित किए जा चुके हैं। ASDMA के जो आंकड़े आए हैं उनसे पता चलता है कि 24 जिलों में स्थापित 515 राहत शिविरों में 25,000 से अधिक लोगों ने शरण ली है। देखिए, एक तरफ मानसून जो है वह उत्तर भारत में मेहरबान है, जहां लगातार गर्मी पड़ रही थी, दिल्ली NCR का मौसम जो है खुशनुमा हो गया, लेकिन पूर्वांचल का जब हम जिक्र करते हैं तो बाढ़ की एक विभत्स तस्वीर हमारी आंखों के सामने नजर आती है। यानी कि प्रकृति के ये दो रूप आप इस वक्त एक ही देश में देख पाएंगे। पूर्वोत्तर में बाढ़ ने तबाही मचाई है, लोगों के घर इस वक्त टूट चुके हैं, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को उनके घर से विस्थापित तक किया गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बारिश का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं अब असम के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात जरूर है। बिल्कुल, और देखिए ना केवल असम के हालात ऐसे हैं बल्कि हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी हाल बुरे नजर आ रहे हैं। बारिश का कहर पहाड़ी जो राज्य है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी वजह से बारिश की वजह से सड़कें बंद पड़ी हुई है। लैंडस्लाइड की खबरें लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को जमकर के बारिश हुई है। इसके बाद सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। प्रदेश की 85 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। शिमला के अगर वेदर का जिक्र किया जाए तो शिमला में मौसम कार्यालय ने गुरुवार को ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कि भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। और देखिए, आपको बता दें कि इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ हर किसी अखबार ने छापा है। ये तस्वीरें आपको देखिए, अखबार में जो तस्वीरें छपी है वो आपको दिखाते हैं कि जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और जुलाई में किस तरीके से बारिश की वजह से हालात बुरे नजर आ रहे हैं। बारिश का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी थी, शिमला का टेम्परेचर भी 42-43 था, यानी कि गर्मी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी। और अब इसके अलावा आप ये देखिए कि बाढ़ का, बारिश का, लैंडस्लाइड का जो प्रकोप है लगातार जारी है। देखिए, बारिश का बुरा दौर, देखिए आप बात बिहार की कर लीजिए, बिहार में एक दिन में 5 पुल टूट गए, असम का हाल बेहाल है और लैंडस्लाइड की खबरें लगातार पूर्वोत्तर राज्यों से आ रही हैं। हालांकि जब हम उत्तर भारत की ओर बढ़ते जाते हैं, यहाँ मौसम थोड़ा ठीक ठाक आपको नजर आएगा, यानी कि दिल्ली NCR में आप देखेंगे मौसम खुशनुमा है, लेकिन कई राज्यों में स्थितियां बद से बदतर इस वक्त नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में 13 पानी की स्कीमें हैं जो कि प्रभावित हुई है। 17 बिजली ट्रांसफार्मर है जो कि बंद पड़े हुए हैं। 21 और कांगड़ा में एक सड़क बंद नजर आ रही है। शिमला की 21 सड़कें और कांगड़ा में एक सड़क बंद है। सबसे ज्यादा जो सड़कें प्रभावित हुई है वो मंडी जिले की हुई है। बताया जा रहा है कि 60 सड़कें ऐसी हैं जहाँ जो है प्रभावित हुई है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। इसके अनुसार जो कि मौसम विभाग की तरफ से आंकड़े जो जारी किए उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं 81 सड़कें ऐसे जहां पर लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड के कारण वो सड़कें बंद पड़ी हुई है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये वो राज्य है जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंचते हैं और जब लैंडस्लाइड होते हैं तो टूरिस्ट वहां पर फंसे रहते हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि इंतजाम कई किए जाते हैं। अमूमन देखिए, बारिश के मौसम में यही कहा जाता है राज्य सरकारों की ओर से भी कि आप बारिश के मौसम में जब आप मैदान से पहाड़ों का रुख करते हैं तो ज़रा सावधानी आप बरतें, क्योंकि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की खबरें अक्सर हमने आपको समझाई हैं, बताई हैं कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पहाड़ जो हैं वो दरकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, तमाम जिन जिन जगहों पर आप नज़र डालेंगे, जिन जिन राज्यों पर आप नज़र डालेंगे, वो तमाम पर्यटक के लिहाज से, जो पर्यटन है उसके लिहाज से काफ़ी रिच माने जाते हैं, लेकिन स्थितियाँ अभी अच्छी नहीं है। तो आप यदि घूमने का प्लान बनाएंगे तो जरा सोच समझ के जरूर बनाइएगा। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास सुर्खियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।